हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बच्चों में स्वागत है आपके आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अभी सुपर स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं, जैसे रूट 5 की क्या परिमेय संख्या है ना, 2+3 अंडर रूट 5 की क्या परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, समझने में। और टीचर लोग कह देते हैं कि इनको आप सभी लोग रट लीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, कहीं भी कोशिश आपको नहीं रटाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न आपको शायद दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें आपको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं। देखो, अगर कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर लिखी हो, अगर कोई भी संख्या अगर वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, कई संख्या अगर वो अभाज्य संख्या है, अगर वो रूट के अंदर लिखी है, तो हमेशा ध्यान रखना वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। हमेशा क्या होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर कोई अभाज्य संख्या रूट के अंदर लिखी है, वो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो रूट 5 एक अभाज्य, जो हमारे पास 5 है वो एक अभाज्य संख्या है और वो रूट के अंदर लिखी है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। जब भी इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में आए तो आपको करना क्या है, इन्होंने यहां पर कहा कि सिद्ध करना है अपरिमेय। हम इसको मान के चलेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे यहां पर माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा उल्टा ही विपरीत मानकर चलेंगे, विरोधाभास मानकर चलेंगे, है ना, विरोध मानकर ना मानकर यहां पर चलेंगे, ठीक है। उन्होंने यहां पर क्या कहा, अपरिमेय है, तो हम मान लेंगे यहां पर कि है ना अपरिमेय सिद्ध करने का, तो हम मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब एक परिमेय संख्या क्या होती है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए यदि कोई भी संख्या p बटे क्यों के रूप में लिखी हो, p बटे क्यों के रूप में लिखी हो, और वो दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए। दोनों संख्या हमारे साथ क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। सह अभाज्य का अर्थ होता है कि उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ हो वो कितना हो, एक हो। उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो साथियों, एक होना चाहिए। सीधा है सह अभाज्य का अर्थ, ठीक है। अगर कोई संख्या परिमेय है, एक तो p बटे के रूप में चाहिए, और जो संख्याएं है, जो संख्याएं है वे हमेशा सह अभाज्य होनी चाहिए। सह अभाज्य से कहने का मेरा अर्थ यह है कि उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ हो वो हमेशा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं आप सब पहले समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और कभी भी क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी क्यों बराबर नहीं होना, इसके जीरो के नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दो संख्याएं ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो हमें क्या कराएंगे, हमारे पास परिमेय संख्या कहलाएंगे। अगर मैं p बटे के रूप में लिखी है और वे दोनों संख्या सहभाज्य है, सहभाज्य अगर होता दोनों का एचसीएफ एक है, और क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यों नीचे जो जीरो नहीं होना चाहिए। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या हमें मान रखी है, तो कहीं ना कहीं किसके बराबर होगी, ये p बटे क्यों के बराबर होगी। और क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो बराबर भी नहीं है, और p और क्यों सह अभाज्य है। क्या है हमारे पास, सह अभाज्य संख्या है ना, संख्या है। ये बात आप ध्यान रख, अब एग्जाम में लिखा हो गया अपने, ठीक है। सहभाज्य का हो सकता है कि यहाँ पर जो p और क्यों है ना, p और क्यों का जो एचसीएफ हो वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, यहाँ पर एक होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। फिर हम देखिए हमारे पास प्राप्त हुआ रूट 5 बराबर p अपॉन क्यों। अब हम क्या करेंगे, वर्ग गुणन करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग गुणा।
इसके नीचे एक मान लेंगे, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके यहाँ पर गुणा कर देंगे ना। लेकिन यहाँ पर वर्ज गुणा करने पर, वर्ज गुणा करने पर, है ना, करने पर तो क्या होगा हमारे पास? अब देखते हैं आगे। देखो p कम p और √5 करने, यहाँ पर क्या होगा? √5 क्या आएगा? आशा करता हूं आप सब लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगले हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इसका स्क्वायर करेंगे, p का स्क्वायर बराबर √5 क्या उनका वर्ग, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, ये दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो जब हम इस p का वर्ग करेंगे तो देखो क्या रहेगा? √5 का वर्ग। देखिए अगर कोई संख्या है, अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा वर्ग से क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। सॉरी, अंडर रूट से क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी, है ना, समझ पाए हो ना। जैसे मैंने यहाँ पर √3 का स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये जो संख्या है वो रूट से बाहर निकल जाएगी। तो जब हम इस √5 का वर्ग करेंगे, तो इस तरह से √5 का वर्ग करेंगे तो 5 बाहर निकल जाएगा, और क्या ऊपर वर्ग जोड़ कर देगा। क्योंकि कोई संख्या अगर ब्रैकेट में लिखी है और उसके बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर इस संख्या में आता है और स्क्वायर इस संख्या में आता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात आप सभी ने यहाँ पर समझनी है। देखिए जब हमारे पास हमें कंडीशन प्राप्त हुई यहाँ पर 5 क्यों स्क्वायर, और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं जो 5 है कहाँ है? गुणा में है, और जब गुणा में है तो कहां पे आएगा? भाग में आएगा, आएगा। तो जब कोई संख्या नीचे भाग में आती है तो ऊपर की संख्या क्या करती है? विभाजित करती है। जैसे मान लो चलिए मेरे पास कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, जब 2 गुणा में है तो कहां आएगा? भाग में आ जाएगा, आ गए यहाँ पर। तो ये क्या करेगा? तो ये 2 इस दूसरे क्या करेगा? विभाजित करेगा। ये जो 2 है, ये 2 है, इसको इसे क्या करेगा? इसको विभाजित करेगा। तो हमारे पर यहाँ पर अब ये समझते देखिए, देखो तो ये 5 यहाँ पर इसके साथ गुणा में है तो इसके नीचे मल्टी डिवाइड में आएगा, यानी कि भाग में आएगा, है ना। आप सब लोगों ने पता होगा जो कुछ गुणा होते कहाँ दिया गिराकर भाग में। तो जब भाग में आएगा यहाँ पर तो क्या करेगा? इस p स्क्वायर को विभाजित करेगा, इस p स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। तब लिख सकते हैं यहाँ पर कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, जब 5 से विभाजित है ना, जब जो 5 है वो p स्क्वायर से विभाजित है, अगर यहां पर अकेला p होता तो जब भी क्या होता? 5 से विभाजित होता। अगर p का स्क्वायर ना होता, अगर यहां पर 5 होता, सॉरी अगर यहां पर p का स्क्वायर ना होता और जब भी इसको भाग देते p को, जब भी p से क्या होता है? भाग होता है नहीं, तो मैं लिख सकते हैं तो p भी विभाजित है, विभाजित है ना, तो p भी विभाजित है 5 से। ठीक है, तो p भी विभाजित है किससे? 5 से। आशा करता हूं आप सब लोग यहां तक समझ चुके होंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो एक बार वीडियो को पीछे हटाकर जरूर देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको तो यहाँ पर मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे यहाँ पर स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, यहां तक आप एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को पीछे हटाकर जो देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें आगे मानना है, मान लिया कि माना p बराबर 5r। आगे हमें एक चीज माननी है कि p बराबर 5r। फिर दोबारा से करना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जब इसका वर्ग करेंगे, इधर इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों के लिए इधर ही वर्ग इधर ही वर्ग, तो p स्क्वायर बराबर 5 है ना, p वर्ग और 5r का भी वर्ग आएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब p का स्क्वायर आएगा जो का आ गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और r का वर्ग आ जाएगा जो का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे,
समीकरण एक से, ये समीकरण हमारे पास एक है, इस समीकरण एक से जो पी स्क्वायर है इसका मान रखेंगे, समीकरण इसे मान लेंगे हम यहां पर 2। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पर समीकरण एक से पी स्क्वायर का मान, पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखनी है। ठीक है, ये मेरे पास समीकरण नंबर 2 है और यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी स्क्वायर है तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं 5 किलो स्क्वायर। ठीक है, हम रखते हैं यहाँ पर 5 किलो स्क्वायर बराबर, ठीक है, 25 आर स्क्वायर। ठीक है, दोबारा समझ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर हम इसका मान लेते हैं 5 किलो स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी 5 बनाने तो आएगा डिवाइड में। ठीक, ये देखो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में 5 आर स्क्वायर और ये 5 बनाने है ना, ये 5 बनाने तो आएगा डिवाइड में, है ना, 25 आर स्क्वायर, है ना, 25 स्क्वायर और 5 गुना में था तो आ गया पर भाग में, 5 से काटेंगे कितना होगा 25, यानी कि 5 बार कट गया, है ना, 5 बार तो 5 आर स्क्वायर आएगा। फिर हम लिखेंगे अब बार पे लेके, अभी 5 फिर गुना में है तो फिर भाग में आएगा, ये फिर क्या करेगा, जब आप सुन पता है कि जब उसको भाग में आएगा तो होंगे तो क्या करेगा 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो अगर अकेला क्या होगा, क्यों भी विभाजित है किससे, विभाजित है किससे, 5 से, किससे विभाजित है 5 से। ठीक है, तो खाली जो हमारे पास अकेला क्यों है ना, जो अकेला क्यों होगा वो भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। हम इसको मान लेते हैं स्थिति 2, स्थिति 2। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर, देखिए अगर मैं स्थिति 1 देखूं तो स्थिति 1 में जो P है वो किससे विभाजित है, 5 से, और स्थिति 2 में अगर मैं देखूं जो क्यों है वो किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, वो भी यहाँ पर 5 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो इस 5 है ना, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर जो P और Q है वो दोनों किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो जब दोनों 5 से विभाजित है ना तो इनका जो HCF है वो कितना है, 5 है। भाई 5 से विभाजित होने का अर्थ हो गया है कि दोनों का जो HCF है वो कितना है, 5 है। ठीक है, मेरे पास समझ में आता है कि जब ये दोनों ये भी देखो P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित होने का यहाँ पर अर्थ है कि दोनों संख्याएं, है ना, जो दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना है, 5 है। तो जब दोनों संख्याओं का HCF 5 है और हमें पता है कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसका जो HCF होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। जो दो संख्या यानी कि अगर परिमेय संख्या है तो उनका जो HCF है कितना होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, स्थिति 1 व स्थिति 2, स्थिति 2 विरोधाभास प्रकट होती है ना, ये विरोधाभास प्रकट होती है ना, होती है, इसीलिए है ना, प्रकट होती है क्योंकि, है ना, लिख सकते हैं क्योंकि, क्यों होती है, क्योंकि, है ना, क्योंकि P और Q का जो HCF है वो इज नॉट इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 1 के बराबर नहीं है। अगर इन दोनों का HCF 1 होता फिर क्या होता, हमारे पास ये संख्या परिमेय होती, है ना, है ना, है ना, आई बात समझ में, 1 के बराबर है ना, नहीं है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। तो ये होता है इस सवाल का एक जबरदस्त आंसर। अगर आप उसको बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो कोई मार्क्स आपको नहीं कटेगा, और अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो प्लीज एक बार वीडियो को एक बार पीछे से हटाकर देख लीजिएगा। सबसे बेहतरीन वीडियो है पूरे यूट्यूब पर, ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च करके जब ये वीडियो यहाँ पर बनाई है आपके सामने। ठीक है, कि बच्चों इस सवाल को लेकर और कर भी रहते हैं, और ये ऐसा सवाल होता है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी सवाल अच्छा सवाल है, ये भी ऐसे सवाल ही बोर्ड एग्जाम में बार पूछ जाते हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये भी सिद्ध करना है कि क्या हमारे पास ये एक
अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए वही करेंगे जैसे पहले सवाल करता है, मान लेंगे कि माना, ठीक है, माना 3 + 2 √5 एक क्या है हमारे पास परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये भैया अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p बटे क्यों के बराबर होगी, जहां पर क्यों कभी भी 0 बराबर नहीं होने का, कभी भी p 0 नहीं होने का, और p का और क्यों का, p और क्यों का जो एचसीएफ वो कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन ये संख्या फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम आगे कह सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर p बटे क्यों, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस का जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 √5 बराबर p बटे क्यों, 3 प्लस का क्या होगा माइनस का। अब 2 गुणा में कितना हो जाएगा भाग में, कहाँ हो जाएगा भाग में, ठीक है, भाग में है, ऐसे यहाँ पर भाग में जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, ठीक है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से जान लेना है यहाँ पर, कभी भी एक परिमेय संख्या, कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। बात समझिए अंत तक, कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कि भाई √5 बराबर है 2p बटे 2 माइनस क्यों के, जो कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 बराबर 2 है ना, सॉरी बटे है ना, p बटे 2 क्यों माइनस 3 बराबर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं इसीलिए है ना, इसीलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे आप इस सवाल को आप सिद्ध करोगे, इस सवाल को क्या करेंगे, ऐसे इस सवाल को आप क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सवाल, दोनों सवाल अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ये सवाल ऐसे होते हैं जो हमेशा बस यहाँ पर संख्या बदल सकती है, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जैसे हमें √5 करा है, आप ऐसे एक सवाल लो और ऐसे ही आप एक सवाल करो √3 का, ठीक है। आप यहाँ पर होमवर्क कर सकते हो कि आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये सवाल आपको होमवर्क में करना है। तो आशा है कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, ठीक है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो को आगे कंटिन्यूस बढ़ाता रहूंगा। अगर कोई भी वीडियो में जाओ आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। थैंक यू।